एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो इससे पहले लेक्चर्स में हमने पिछले सारे टॉपिक वन बाय वन कवर कर लिए। इनफैक्ट ये चैप्टर के नहीं तो पिछले जो भी चैप्टर्स 11 चैप्टर है, ये प्लेलिस्ट में आपको उनके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं अच्छा लगे तो मत करना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि जो भी हम नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए और आपका कुछ मिस ना हो। तो लेट्स गो। और इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ शेयर किया था कि मेरे साथ क्या हुआ, और आपने वो गलती नहीं करनी चाहिए तो जरूर वो सारे वीडियो जरूर देख लेना, आपको हेल्पफुल जरूर रहेगा। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। ना उनका जो वर्ड है वो क्या है, मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि इसको छोड़ के भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट वो थोड़े स्मॉल लेवल पे हैं, वो थोड़े से मतलब रीजनल लेवल पे यू कैन से। तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज या तमिलनाडु स्टॉक एक्सचेंज करके ऐसे रीजनल लेवल पे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। आप थोड़ा सर्च कर सकते हो कि इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को छोड़ के कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में है। तो ये जो दोनों स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज बीएसई एंड एनएसई, ये दोनों नेशनलाइज लेवल पे आज है और बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग सारंग सर, इंक्लूडिंग बोरा सर। एवरीवन इज क्रेजी अबाउट दीज टू एक्सचेंजेस। यस, तो आप एज अ मतलब कॉमर्स स्टूडेंट आपको तो पता ही होना चाहिए। तो बीएसई के बारे में तो आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि ये अपने इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज था। दैट इज 1875 में ये सेटअप हुआ था। और वर्ल्ड का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना था? लंदन स्टॉक एक्सचेंज। यस, राइट। तो अपने इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज अगर है तो वो बीएसई है। और जब वो सेटअप हुआ था तो वो नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से हुआ था। इनफैक्ट इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि बहुत बार इनके नाम चेंज हुए। मतलब जब वो सेटअप हुआ था तो दूसरे नाम से हुआ था, एंड देन आके वो बीएसई उसका नाम पड़ा। ठीक है, सो ये सबसे पुराना है और ये लोकेटेड है दलाल स्ट्रीट इन मुंबई। और आप याद रखना, जो भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल जो सेबी है, आरबीआई है, ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ना, वो मोस्टली मुंबई में ही लोकेटेड है। एंड खासकर स्टॉक से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो तो उधर ही सेटअप है, मुंबई में। अगर आपको याद नहीं रहे और आपको एमसीक्यूज आ गया ना तो मुंबई बिंदास लिख देना, गलत तो नहीं जाएगा। तो यस, और ये जो लोकेटेड है दलाल स्ट्रीट पे लोकेटेड है। तो बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स है वो देख रहे हैं जो मुझे, वो शायद उसके आसपास भी रहते होंगे, थाने ये सब से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड है। तो यस, अगर आप बीएससी को आपने देखा है या आप उस घर के पास रहते हो, मतलब आपका घर उसके पास है, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। और एनएससी तो आई थिंक सो वो अपने मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसके पास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि किस किसने ये एनएससी का जो बिल्डिंग है वो देखा हुआ है और बीएससी का बिल्डिंग है वो देखा हुआ है। यस, जरूर पक्का लिखना। हाँ, सो इट इज द एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, अपने एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है एंड फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब क्या है, तो ये कंपनी के, मतलब एक कंपनी जब वो सेटअप हुई थी तो एज अ कंपनी नहीं रजिस्टर हुई थी, लेकिन जब इसका चेंज ओवर हुआ, जब कंपनीज एक्ट 1956 आए तो ये कंपनीज करके रजिस्टर हुई और अपना खुद का शेयर उन्होंने लिस्ट करवाया। जस्ट लाइक अदर, जैसे कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाती है तो वैसे ही उन्होंने अपने शेयर्स लिस्ट करवाया, जो कि ट्रेड हो रहा है आज के तारीख में। नाउ अगर आप वर्ल्ड वाइड इसको कंपेयर करो तो वर्ल्ड वाइड 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो ये बहुत ध्यान से सुनना। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में इनटू प्राइस, जो करंट प्राइस है वो। तो जितने भी इस बीएससी पे कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनके सारे नंबर ऑफ शेयर्स ले लो और इनटू करो प्राइजेस से।
तो जितना भी वैल्यू आएगा वो उस टर्म्स में 11th लार्जेस्ट है, मतलब अच्छा खासा पोजीशन है ना। इंडिया की जो हालत है उस हिसाब से अपने बीएससी की हालत जो है वो बहुत अच्छी है। ओके नाउ अभी बहुत खासकर अपनी इंडिया बहुत सुधरी है, जो रिसेंट ईयर आए हैं तो उसमें अपनी इंडिया ने बहुत सारे नाम भी कमाए। ऐसा मैं नाम नहीं रख रही अपने देश का, बट yes we are growing country, so it has the largest number of company listed with it, approximately 5000 जो कंपनीज है वो लिस्टेड है। एंड ये जो नंबर है इसका बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो गया होगा बिकॉज आपकी ये बुक थोड़ी पुरानी है, अपडेट नहीं किया है उन्होंने नंबरिंग। तो 5000 से कई ज्यादा कंपनीज आज के तारीख में रजिस्टर है। ठीक है, अगर आपको जानना है तो यू कैन गूगल इट तुरंत। ओके नाउ इट इज नाउ demutualized and corporatized entity register under कंपनीज एक्ट 1956। तो ये मतलब क्या है demutualized and corporatized entities? तो जैसे कंपनीज का कैसे जैसे ओनरशिप और जो शेयर होल्डर रहता, मतलब ओनरशिप किसके हाथ में रहता है? शेयर होल्डर के हाथ में, और मैनेजमेंट किसके हाथ में रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में रहता है। तो पहले बीइंग बीएससी कंपनीज एक्ट में नहीं रजिस्टर थी तो उनका जो वर्किंग स्टाइल था वो कंपनी के जैसा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई तो उन्होंने अपने आप को डीम्यूचुअलाइज्ड एंड कॉर्पोरेटाइज्ड एंटिटी बना दिया। मतलब आपको तो पता है कॉर्पोरेटाइज्ड एंटिटी मतलब ही कौन होती है? कंपनी होती है जिसकी वर्किंग स्टाइल अदर ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। तो वही वो आपको इन वर्डिंग्स के थ्रू बोल रहे हैं कि इट इज डीम्यूचुअलाइज्ड एंड कॉर्पोरेटाइज्ड एंटिटी। अब उनकी वर्किंग एक फॉर्मल तरीके से होती है। ठीक है, जो उसमें परफॉर्मेंस ऑफ वर्क है, मैनेजमेंट का जो काम है वो अलग है, शेयर होल्डर का जो काम है वो अलग है। तो उसी को हम डीम्यूचुअलाइज्ड एंड कॉर्पोरेटाइज्ड एंटिटी बोलते हैं। ओके नाउ अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो बीएससी है वो पहले ये फिजिकल ट्रेडिंग करता था। जैसे आपने हर्षद मेहता की मूवी अगर फर्स्ट एपिसोड देखा है तो हर्षद मेहता खुद उस एरा में फिजिकल ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, तो बीएससी में ये सारी चीजें होती थी, लेकिन 1995 में उन्होंने अपना ये पूरा का पूरा फिजिकल ट्रेडिंग, जहां पे लोगों को जाना पड़ता था ट्रेड करने के लिए, है ना, ब्रोकर के थ्रू, जॉबर के थ्रू जाना पड़ता था, अब वो सारी चीजें ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म पे हो गई है। मतलब अब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी हो तो भी आप बीएससी में ट्रेड कर पाते हो। तो आपको उधर दलाल स्ट्रीट ऑफ मुंबई में जाने की जरूरत नहीं है, वही आपको इस सेंटेंस से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरा जो बर्थ ईयर है वो 1995 है, तो अगर उससे थोड़ा बहुत याद रहता है तो वो याद रख लेना। मेरा बताने का इंटेंशन जस्ट रिमेंबर हो सके आपको, इसलिए बताया मैंने। बाकी यस, आप मेरा ये जो एज है वो भी कैलकुलेट कर लो, है ना। सो दिस ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म उन्होंने तब कन्वर्ट किया अपने आप को, उसको हम बोल्ट की तरह जानते हैं। सो बीएससी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बेस्ड इंटरनेट ट्रेडिंग। जैसे इंटरनेट आ गया तो इन्होंने भी अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया और अपना खुद का जो वेबसाइट है वो सेटअप किया, जिस नाम से फेमस है bscbebex.co.in, जिससे कि आप कहीं भी अगर इंडिया वर्ल्ड वाइड हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हो। नाउ दूसरा क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो फैक्ट्स एंड फिगर है यार, देखो इसमें कुछ कंसेप्ट कुछ अलग, मतलब कंसेप्ट समझाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये फैक्ट एंड फिगर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो जो है अपना एनएससी, उसमें भी फैक्ट्स एंड फिगर है। तो सबसे पहले इनको सेटअप किसने किया? अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे तो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने इनको सेटअप किया 1992 में, और ये सेटअप होते वक्त ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेटअप हुए थे। इसीलिए ये एज अ मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज से बहुत फेमस है, बिकॉज इन्होंने ओल्ड एज का कुछ चीजें नहीं की, है ना। ये अपने ही एरा में आए, टेक्नोलॉजी बेस्ड में अपने प्लेटफॉर्म को सेटअप किया, तो पुरानी चीजें इसमें आई नहीं कभी। इसीलिए मोस्ट मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया माना जाता है और इट इज द लार्जेस्ट वन। ओके नाउ 1992 में आया, ये पढ़ लिया हमने। और स्टॉक एक्सचेंज एज अ स्टॉक एक्सचेंज करके वो 1993 में वो सेटअप हुआ, और एज अ कंपनी कब रजिस्टर हुआ? 1992 में। ओके
एंड देन ट्रेडिंग एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई? 1994 में। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें याद रखना कि एज अ कंपनी एनएससी रजिस्टर हुई 1992 में, किसने सेटअप की? लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने सेटअप किया। और एज अ स्टॉक एक्सचेंज कब सेटअप हुआ? 1993 में। और उन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कब स्टार्ट की? 1994 में। ओके, सिंपल। सो एनएससी इज लोकेटेड इन मुंबई, एज आई टोल्ड यू सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मुंबई में ही लोकेटेड है। तो ये फर्स्ट डीम्यूचुअलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इन इंडिया बना। जैसे मैंने बोला कि ये रजिस्टर होते वक्त ही एज अ कंपनी रजिस्टर हुई, तो इसीलिए उन्होंने डीम्यूचुअलाइज्ड वर्ड दिया हुआ है, बिकॉज उसमें शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट, ये सब किस फॉर्म में हुए? अपना जो बोल सकते हो कंपनी के फॉर्म में, जैसे मैनेजमेंट एंड ओनरशिप अलग अलग होता है ना, तो उस फॉर्म में ही वो सेटअप हुई थी। एंड मोस्ट मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड सिस्टम इन्होंने दिया ताकि इजी फैसिलिटी टू इन्वेस्टर्स हो, ज्यादा जाने आने की जरूरत ना पड़े, है ना। लोगों को पहले तकलीफ होती थी आने जाने में, तो उधर ही ऑफिस उनको सेटअप करना पड़ता था, तो इसीलिए वो इजी फैसिलिटी दिया एनएससी ने। और जो अपना इंडेक्स है, एनएससी का जो इंडेक्स माना जाता है, जिस नाम से फेमस है, निफ्टी नाम से फेमस है वो, तो वो लॉन्च हुआ 1996 में, है ना। तो ये था। एंड मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एनएससी का जो इंडेक्स है वो निफ्टी है। क्या? निफ्टी। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। इसका डिटेल जो नॉलेज लेंगे, डिटेल जो हम पढ़ने वाले हैं, वो लेटर सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी, अभी के लिए सिर्फ ये दोनों सेक्शन, ये दोनों चीजें याद रखो कि बीएससी का इंडेक्स इज सेंसेक्स एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो निफ्टी है। ये इतना याद रहेगा। ओके, देन हम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज पढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले हमको देखना है ब्रोकर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यू कैन से इन स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज जो इन्वेस्टर है, यू नो, हमने डिपॉजिटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है, जो इन्वेस्टर है रिटेल इन्वेस्टर, वो डायरेक्टली जाके स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता, बाय सेल ऑफ सिक्योरिटी नहीं कर सकता। उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो ब्रोकर होता है, वन ऑफ द डीपी होता है, ये तो याद रहेगा। ओके, सो अब एज अ ब्रोकर बनने के लिए आपको किस चीज की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? स्टॉक एक्सचेंज में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी बीएससी की। जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड करना चाहते हो, उसका मेंबरशिप आपके पास होना चाहिए। मतलब इफ यू आर अ ब्रोकर licensed by stock exchange to buy and sell on his client behalf। देखो इसको हाईलाइट कर दो कि बीइंग ये एक इंटरमीडियरी है इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, तो इसीलिए वो क्लाइंट के बिहाफ पे वो ट्रेडिंग करता है। इन्वेस्टर ब्रोकर के पास जाता है एंड ब्रोकर फिर स्टॉक एक्सचेंज में डील करता है। नाउ अब एक नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि ये एज अ एजेंट काम करता है इन्वेस्टर एंड जॉबर के बीच में। तो मैम अभी तो आपने बोला कि ये इंटरमीडियरी है इन्वेस्टर एंड स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, तो अब ये जॉबर कहां से आ गया? तो पहले कंसेप्ट समझो। जॉबर एक पुराने जमाने का कंसेप्ट है, अभी ये ज्यादा लागू नहीं है, बिकॉज अब तो ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया है। तो अभी जो जॉबर है उसका काम भी खत्म हो गया है। कैसे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ब्रोकर के पास जब इन्वेस्टर आते थे, तो ब्रोकर के पास एक इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं। लेट मी शो यू ऑन प्रॉपर स्क्रीन ताकि आपको एक बार ही समझ में आ जाए। तो देखो, जब इधर ब्रोकर बैठा रहता था, है ना, अपना ऑफिस ओपन करके, तो इसके पास जब इन्वेस्टर आते थे तो एक इन्वेस्टर नहीं आते थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते थे, जिसको इन्होंने क्लाइंट बोला हुआ है समवेयर। ओके, तो अब इस ब्रोकर को बहुत सारे इन्वेस्टर के बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है। इधर स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन पहले जैसे आपको पता है कि फिजिकल प्लेटफॉर्म होता था, एक ट्रेड रिंग होता था, जहां पे खुद जाके इन्वेस्टर के बिहाफ पे, दैट इज ब्रोकर खुद जाएगा और इन्वेस्टर के बिहाफ में ट्रेड करेगा। अब इमेजिन एक ब्रोकर इन्वेस्टर बहुत सारे, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। तो इसीलिए ये जॉबर किसको अपॉइंट कर लेता है, ब्रोकर किसको अपॉइंट कर लेता है? जॉबर को अपॉइंट कर लेता है, बहुत सारे जॉबर को, एक जॉबर को नहीं, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोगों को, जिसको जॉबर बोलते हैं, उनको वो जिनके पास यू कैन से, जिनके पास खुद का ऑफिस ओपन करने के लिए एज अ ब्रोकर पैसे नहीं रहते थे, तो इनिशियल बेस पे
वो अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए वो एज अ जॉबर काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। आपने ये चीज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा इन फर्स्ट एपिसोड ऑफ हर्षद मेहता, बिकॉज हर्षद मेहता ने भी इनिशियली स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले एज अ जॉबर काम किया था। क्योंकि देखो, जैसे डॉक्टर में भी ऐसा होता है कि जब आप अभी इनिशियली डॉक्टर बने हो, आपको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप पहले किसी डॉक्टर के पास काम करते हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेते हो और फिर जाके आपको कॉन्फिडेंस आता है तो अपना खुद का आप ऑफिस डालते हो। वैसे ही सीए में होता है। जैसे मैं भी पहली बार पहली बार नहीं, जब सीए बनी थी तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि कैसे अभी क्लाइंट को हैंडल करूं, तो मैं पहले 6 महीने 12 महीने मैंने एक सीए सर थे मेरे, उनके ऑफिस मैंने काम किया, 12 महीने में एक्सपीरियंस लिया। यस, फिर मैंने जाके अभी थोड़े दिनों में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है खुद की। ओके, तो इससे क्या होता है, थोड़ा नॉलेज आता है, एक्सपीरियंस आता है, एंड देन मैं अपना ऑफिस ओपन कर सकती हूँ। तो वैसे ही एक जॉबर रहता था जो ब्रोकर अपॉइंट करता था। अब ये जॉबर जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत सारे जॉबर्स इस ब्रोकर के बिहाफ पे जाते थे स्टॉक एक्सचेंज में, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे वो ट्रेड करके आते थे। तो ये काम सिंपल हो जाता था। अब इनको सैलरी मिलती है इस ब्रोकर से, ठीक है, और वो जाके ट्रेड करते थे। तो ऐसा काम रहता था, बिकॉज इन्वेस्टर बहुत सारे थे, ब्रोकर एक रहता था, तो ये कैसे होने वाला है। तो देखो, इसीलिए उन्होंने बोला ही इज अ एजेंट बिटवीन द इन्वेस्टर एंड जॉबर। देखो, तो ब्रोकर कौन है, एजेंट की तरह दिख रहा है। एजेंट मतलब बीच में, है ना, जो आएगा और मतलब इन्वेस्टर के बिहाफ पे एक्चुअली ट्रेड कौन कर रहा है, जॉबर। लेकिन इन्वेस्टर डायरेक्टली किससे कांटेक्ट नहीं कर सकता, जॉबर से, उसको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, एंड देन ब्रोकर जॉबर को ऐसा काम देगा जो इन्वेस्टर के बिहाफ पे जाके ट्रेड करेगा। तो इसीलिए ही इज अ एजेंट बिटवीन इन्वेस्टर एंड अ जॉबर। तो जो ब्रोकर का मेनली इनकम रहता है इन दी फॉर्म ऑफ कमीशन रहता है, ब्रोकरेज रहता है। अब देखो, अब जो भी इन्वेस्टर के बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होगी, ठीक है, तो वो प्रॉफिट कमाएगा, यस, या लॉस भी करेगा, प्रॉफिट या लॉस करेगा, जो भी करेगा। तो उसमें समवट जो चार्जेस है वो कौन मारेगा, ब्रोकर मारेगा, क्योंकि अब इन्वेस्टर का काम सिंपल हो गया। अब बीइंग ब्रोकर कोई कुछ सर्विस दे रहा है इन्वेस्टर को, तो उस चीज के लिए उसका इनकम तो बनता है हर एक ट्रेड पे। तो हर एक ट्रेड पे कमीशन चार्ज होता है, ब्रोकरेज चार्ज होता है, जो एज अ इनकम बनता है ब्रोकर का। सिंपल, समझ में आया? ओके। ना अब जॉबर कौन होता है, तो देखो उन्होंने इधर मेंबर बोला है ब्रोकर को और इधर डीलर बोला है, जो एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज में जाके डील करता है, हु कैरीज ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन हिज ओन नेम, ठीक है। तो ओन नेम लिखा हुआ है बिकॉज वो खुद जाते हैं, बट वो एक्चुअली खुद के शेयर्स भी बेच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्टर का सेल परचेज करना है वो भी करते हैं, ठीक है। तो ही बाई सिक्योरिटी एज अ ओनर एंड सेल देम एट अ हायर प्राइस। तो इनका काम ही ऐसा होता है कि ऐसी सिक्योरिटीज को बाय करो जो अभी लो प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, और सेल कर दो जब वो हायर प्राइस पे रहे। तो वो जो बीच का प्रॉफिट कमाते थे वो इनका इनकम बन जाता है। अगर आप एज अ जॉबर काम कर रहे हो तो ये सारा प्रॉफिट किसके हाथों में देना पड़ता था, ब्रोकर के हाथों में देना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशनल स्पेकुलेटर माना जाता है। ये थोड़े इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, ऑफ कोर्स मैंने जैसे ही बोला, स्पेकुलेट करने के लिए ये जॉब है इनके पास। सो ही इज नॉट परमिटेड टू डील विद इन्वेस्टर डायरेक्टली। तो मैंने आपको बोला कि ये इन्वेस्टर से कभी भी डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड, ये ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ता है इनको। ओके, नाउ थर्ड वन इज बुल, तेजी वाला, ठीक है। नॉर्मल मार्केट में हम बुल को तेजी वाला बोलते हैं। अब देखो, पहले बुल मार्केट समझो। अब बुल मार्केट आपने बहुत बार, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक मार्केट में बहुत सारा इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोगों को ये सारे टर्म्स पता भी होंगे। तो बुल मार्केट हम कब बोलते हैं, जब मार्केट में बहुत ही खुशहाली छाई रहती है ना, मतलब बहुत पॉजिटिव न्यूज के वजह से ग्रीनरी दिख रही होती है। ग्रीनरी मतलब कि हर एक शेयर बढ़ रहे हैं, हर एक शेयर लो प्राइस से हायर प्राइस पे जा रहे हैं, है ना, टच कर रहे हैं अपने हाई एकदम प्राइस को।
तो उसको हम बुल मार्केट बोलते हैं। तो बुल कौन है उस मार्केट में? आपने अगर स्टॉक एक्सचेंज के बुल और बेयर को देखा है, पक्का यार ये मत बोलो अब ये स्टॉक एक्सचेंज के हमने बुल और बेयर को भी नहीं देखा, ये तो आपने देखा ही होगा यार, बुल एंड बेयर। अब देखो बुल एंड बेयर लिखने के बाद वो एक्चुअल वाला बुल एंड बेयर नहीं आया, वो स्टॉक एक्सचेंज का ही आया। तो देखो आप देख रहे हो ये एक सांड है और एक भालू है ना। तो अब ये नाम कैसे बना, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और ये मुझे उसी मूवी में पता चला, हर्षद मेहता की मूवी में। मेरे में भी ये क्यूरियोसिटी थी पहले कि यार ये नाम बुल एंड बेयर कैसे पड़ा। तो आपने क्विकली बताऊंगी आपको कि अगर आप बुल को देखते हो, ठीक है, तो बुल कैसे अटैक करता है? कभी भी आपने बुल को अगर अटैक करते हुए देखा है, सांड को अटैक करते हुए देखा है, तो हमेशा अपनी सींग ऐसे रखेगा और ऐसे करके मारता है, ठीक है, मतलब वो नीचे से ऊपर अटैक करता है। तो इसीलिए जो बुल होते हैं उनका जो फोरकास्ट रहता है हमेशा क्या रहता है, जो प्राइजेस हैं शेयर्स की वो नीचे से ऊपर जाने वाली है। समझ में आया? और वही ऑन दी ऑपोजिट साइड जो बेयर होते हैं उनका अटैक कैसा रहता है, ऊपर से नीचे, इनका नीचे से ऊपर और उनका ऊपर से नीचे, ऐसे करके अटैक करते हैं। तो मतलब जिनका फोरकास्ट है मार्केट के टूवर्ड्स की आज मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, तो उनको बेयर बोलते हैं, मंडी वाला बोलते हैं, मंदी वाला या मंडी वाला बोलते हैं, और बुल को हम तेजी वाला बोलते हैं। समझ में आ गया इसका नाम कैसे पड़ा? नाउ अब ये बुल और बेयर होते कौन है? तो जैसे कि कौन से लोग, ऐसे स्पेकुलेटर्स मार्केट में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइज इन फ्यूचर एंड बाइज विद द होप ऑफ सेलिंग देम एट अ हायर प्राइस। तो उनका जो फोरकास्ट है वो ऊपर जाने का है, तो उनका एक्शन क्या होगा कि इस प्राइस पे हमको खरीदना है और इस प्राइस पे हमको बेचना है। तो वो बाय करते हैं उस होप में टू अर्न प्रॉफिट, और उनका जो व्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब मार्केट को लेके पॉजिटिविटी है, मतलब वो पॉजिटिव है कि मार्केट में प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। बुल्स एक्शन लीड्स टू हायर प्राइस फॉर सिक्योरिटी एज देयर इज अ एक्सेस ऑफ प्राइस ओवर सेल। अब देखो बहुत सारे अगर मार्केट में बुल आ गए, बुल मतलब कौन, जो खरीदने वाले हैं, शेयर्स खरीदने वाले, तो किसी भी चीज की अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है तो शेयर्स प्राइस बढ़ते ही है ना। तो देखो उन्होंने बोला है कि अगर ऐसे बुल एक्शन मार्केट में आया तो देयर इज अ एक्सेस ऑफ परचेजेस ओवर सेल, तो मार्केट हमेशा ऊपर जाता है अगर बहुत सारे बुल आ गए उस मार्केट में। तो मतलब जिनकी एक्सपेक्टेशंस हाई है, मतलब हाई उस पे हैं, तो अगर ऐसे लोग ज्यादा हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर उसी ऑपोजिट कर दो, ऐसे स्पेकुलेटर्स जिनका फोरकास्ट नीचे है, जो बेयर है, बेयर बहुत सारे आ गए, सेल करने वाले बहुत सारे आ गए, क्योंकि उनको पता है कि आज मार्केट अगर इधर है तो शेयर प्राइस इधर जाने वाला है, मतलब अगर ये प्राइस इधर ट्रेड कर रहा है तो आज इधर जाने वाला है, तो इसी पे वो सेल करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो लॉस होने से बचने वाले हैं। ओके, तो इससे मार्केट नीचे जाता है। अगर बहुत सारे बेयर आ गए, मतलब सेल कर दिया, तो आपको पता है जब बहुत सारा सेल होता है, बहुत सारा सप्लाई होता है मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस नीचे जाता है। सिंपल कंसेप्ट अपना अंडरस्टैंड होना चाहिए, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। A bear is a speculator who expect fall in price of security, hence he sell his security at a prevailing price to avoid losses in the expected future fall in price. समझा? So bear action leads to lowering the price of security as there is a excess of sale over price purchase. समझ में आ गया? Now we will do fifth one, stag. तो स्टैग मेनली क्या होता है, तो आपको याद होगा फाइनेंशियल मार्केट में हमने दो तरह के मार्केट पढ़े थे इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, जहां पे एक मार्केट था प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट, दैट इज जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, उसी को हम इन अदर वर्ड स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट उसको बोला जाता है। ओके, नाउ तो स्टैग क्या होता है, तो स्टैग मेनली वो मेंबर होता है मार्केट में जो यू कैन से वो ब्रोकर होता है मार्केट में जो मेनली आईपीओ एफपीओ में इन्वेस्ट करता है और न्यू इश्यूज खरीदता है, और उसको जाके जब वो प्रॉफिटेबल प्राइसेस पे आ जाते हैं, उसको लगता है कि नाउ आई वांट टू बुक माय प्रॉफिट, तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाके वो चीजें
सेल कर, मतलब वो शेयर सेल कर देता है। तो देखो, अ मेंबर हु बाइज न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट एंड सेल देम लेटर एट अ हायर प्राइस व्हेन द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो सिंपल है, आईपीओ एफपीओ निकला, न्यू इशू निकला, तो खरीद लो शेयर्स को, और जैसे ही वो हायर प्राइस पे गए तो उसको सेल कर दो स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये एक अच्छा खासा प्रोसीजर है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं मार्केट में, और अच्छा खासा एक वे है प्रॉफिट अर्न करने का। नाउ ये लेम डक कौन है? तो लेम डक इज ऐसा ब्रोकर, ऐसा बेयर ब्रोकर जिसने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइजेस नीचे जाएंगे लेकिन प्राइजेस ऊपर चले जाते। तो बेयर ब्रोकर हुज एक्सपेक्टेशंस हैव गॉन रॉन्ग and make losses in his dealing. In other word, he has expected the prices of security to fall, but instead the prices have gone up. Simple. Okay. Now seventh one is wolf. तो लेम डक का ही उल्टा wolf, मतलब कि एकदम स्मार्ट स्पेकुलेटर, उसको कोई डर नहीं है स्पेकुलेट करने से। वो ऐसा है कि मेरा तो पक्का पक्का प्रॉफिट होना है। तो वोल्फ इज अ ब्रोकर हु इज, मतलब ब्रोकर की बात कर रहे हैं, स्टैग में भी हम ब्रोकर की बात कर रहे हैं, लेम डक की भी ब्रोकर की बात कर रहे हैं, एंड वोल्फ की भी हम ब्रोकर के बात कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता, उसको किसके थ्रू जाना पड़ता है? ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है। तो इसके लिए ये सारे नाम ब्रोकर को दिए गए हैं। तो ही इज अ स्मार्ट स्पेकुलेटर, ही इज क्विक टू जज द ट्रेंड इन द मार्केट एंड ट्रेड क्विकली देयर बाय मेकिंग प्रॉफिट। तो ये ऐसा स्मार्ट स्पेकुलेटर है और ट्रेंड को जज करता है और क्विकली प्रॉफिट बना के निकल जाता है। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज मैं इतना ही करूंगी, एंड ये जो सेटलमेंट से पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे और कंप्लीट कर देंगे लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन और सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।